अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। आज हमारा लेक्चर 5 है जिसमें हमारी रीडिंग आज ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। आज हमने पेज नंबर 141 रीड करना है और उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाएंगे। तो एक नोट सुन लीजिएगा कि जो एक्सरसाइज है उसमें जो फिल इन दी ब्लैंक्स हैं और टिक दी करेक्ट ऑप्शन है और उसके बाद जो चूज़ दी राइट आंसर है, ये आपने बुक के ऊपर ही इसको नोट डाउन करना और इसको अच्छे से आपने रेडी भी कर लेना, लर्न भी कर लेना। तो आज की डायरी आपकी यही होगी। इसकी मैं जो पेज की रीडिंग करूँगा उसको आपने एक दफ़ा रीड करना है और उसके बाद जो एक्सरसाइज के जो पहले 3 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे वो आपने उसको बुक के ऊपर ही सॉल्व कर देना और उसको याद कर लेना है। जी स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट है कंप्रोमाइज़। जो हम फ्रिक्शन पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हमने कहा था कि इसके जो से बहुत से एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो उसमें कहता है कि इसका हमें फिर इसका कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि जब किसी चीज़ के फ़ायदे भी हों नुकसानात भी हों तो फिर कंप्रोमाइज़ जो है ना हमें करना पड़ता है। अ कंप्रोमाइज़ इज़ नीडेड। हमें ज़रूरत होती है बिटवीन टू मच फ्रिक्शन एंड नॉट इनफ फ्रिक्शन। बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन की भी कई दफ़ा ज़रूरत होती है और कई दफ़ा हमारे कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती है और हम चाहते हैं फ्रिक्शन कम से कम हो। और वो कौन, उसकी एग्जांपल्स क्या हैं, ये हमें एग्जांपल से ही समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांटेड टू स्लाइड अ हैवी बॉक्स अक्रॉस द फ्लोर। अगर एक बहुत बड़ा साइड भी, जैसा कि आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है, अगर इसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना चाहते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, हमारी कोशिश होती है हमें कम से कम फ्रिक्शन फेस करनी पड़े। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉल बेरिंग या रूलर्स लगा देंगे, इसके नीचे व्हील्स लगा देंगे जो क्या करेगा, फ्रिक्शन को कम कर देगा। यू वुड वांट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड द फ्लोर सो दैट इट वुड बी ईजी टू मूव। लुब्रिकेशन ऑफ सम सॉर्ट इज़ ऑफन वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जैसे हमने लास्ट टाइम इसके मेथड्स पढ़े थे फ्रिक्शन को कम करने के लिए, उसमें एक था कि हम उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन को कन्वर्ट किस में कर दें, रोलिंग फ्रिक्शन में। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि हम लुब्रिकेशंस यूज़ करें, मतलब ऑयल्स वगैरह डिफरेंट पार्ट्स में जो है ना हम ऑयल यूज़ कर लेते हैं, जिससे क्या होता है फ्रिक्शन की फोर्स कम हो जाती है। और सेकंड में बताएगा कि किस में हमें रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की। बट यू वुड आल्सो वांट टू इंक्रीज़ द फ्रिक्शन ऑफ योर शूज़ ऑन द फ्लोर। ठीक है, कहता है कि आपको ज़मीन पे चलने के लिए ज़्यादा आपको फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, सो दैट यू वुड बी एबल टू गेट गुड फ्रिक्शन एंड बी एबल टू पुश इफेक्टिवली। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा था कि जो सॉलिड आइस है, ठीक है, अगर हम आइस के ऊपर अगर मूव करना चाहें तो उधर फ्रिक्शन क्या होगी, बहुत कम होगी। तो आइसी फ्लोर के ऊपर हमारे लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रीज़न ही क्या है कि उसमें फ्रिक्शन की फोर्स कम हो गई। तो इसलिए हमारी कोशिश क्या होती है कि फ्रिक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि हम आसानी से उसके ऊपर चल सकें। फिर क्या कहता है जो सोल होता है ना, जो इसका मतलब नीचे वाला जो सा होता है पार्ट शूज़ का, वो बिल्कुल स्मूथ नहीं बनाया जाता, रफ बनाया जाता है। रफ बनाने के लिए कौन सा मटीरियल यूज़ करते हैं, कहता है सोल्स मेड ऑफ रबड़ मटीरियल दैट इंक्लूड ट्रीड्स कैन रिड्यूस स्लिपिंग वैन वॉकिंग और रनिंग। कहता है कि मतलब जो शूज़ वगैरह होते हैं वो नीचे से बिल्कुल फ्लैट नहीं होते, उसमें रबड़ लगी होती है, तो जो क्या करती है फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है जी, ये थी हमारी इसकी रीडिंग कंप्लीट हो गई। फ्रिक्शन के बारे में हमने पढ़ा था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो जैसा कि आपको डायरी मेंशन कर दिया है कि जो तीनों आज हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, वो आपने बुक पे ही नोट डाउन करने और उनको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है जी, क्वेश्चन 1 है आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स। तो उसमें स्टेटमेंट उसने आपकी बुक से एक उठाई है, तो उसमें सिर्फ उसने एक वर्ड मिस कर दिया। कहता है कि वो आप बताओ, अगर आपने रीडिंग अच्छे से की है तो हम इजीली उसको आंसर दे सकते हैं। पहला है इफ़ फोर्स एफ इज़ डैश। अगर फोर्स एफ क्या होगी, देन फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर, देन द ऑब्जेक्ट विल मूव। तो हमने कंडीशन पढ़ी हुई है। कंडीशन क्या पढ़ी थी हमने कि फोर्स जो अप्लाइड होती है वो और जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो, उन दोनों में क्या रिलेशन होगा तो वो बॉडी मूव करेगी। तो हमने कहा था जो फोर्स अगर अप्लाइड ज़्यादा होगी फ्रिक्शनल फोर्स से, फिर ही बॉडी मूव करेगी ना। तो इसका मतलब जो अप्लाइड फोर्स है, जो स्टार्ट पे उसने लिखा हुआ है फोर्स एफ, तो डेफिनेटली ये बड़ी ज़्यादा होगी फ्रिक्शनल फोर्स से, तो वो बॉडी को मतलब पुश कर सकेगी ना। तो इसलिए पहले का आंसर क्या है, ग्रेटर। तो स्टेटमेंट मैं दोबारा पढ़ने लगा हूँ विद आंसर। इफ़ फोर्स एफ इज़ ग्रेटर दैन फ्रिक्शन फोर्स देन द ऑब्जेक्ट विल मूव। अब हम सेकंड की तरफ आते हैं। सेकंड में कहता है काइनेटिक फ्रिक्शन इज डैश देन स्टैटिक फ्रिक्शन। जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो क्या होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो हमने क्या कहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है और डेफिनेटली ये हेडिंग भी थी हमारी प्रॉपर रीडिंग में। तो हमने कहा था काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस दैन स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि काइनेटिक की जो फ्रिक्शन होती है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। नंबर 3, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन।
कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन होती है डैश टू अप्लाइड फोर्स, कि जो हम अब किसी बॉडी पे, जैसा कि वो लास्ट आपने डायग्राम में देखा कि हम जब किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं उसको मूव करवाने के लिए, तो जो रेजिस्टेंस की फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो क्या करती है, रेजिस्टेंस करती है ना। तो रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, उसकी मुखालिफत करती है, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी ना डेफिनेटली। जो अप्लाइड फोर्स होती है और जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में होती हैं। तो मैं इसको विद आंसर पढ़ने लगा हूँ नंबर 3 को। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। नंबर 4, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश टाइम्स ग्रेटर दैन रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो डेफिनेटली ये चीज़ तो आपको क्लियर है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होती है रोलिंग फ्रिक्शन से। तो कितनी ज़्यादा होती है, 100 टाइम्स ज़्यादा होती है। कितने टाइम्स ज़्यादा होती है, 100 टाइम्स। ये भी हमने रीडिंग में पढ़ चुके हैं हम। नंबर 6 देखो 5, व्हेन द ऑब्जेक्ट डोंट मूव, जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता तो उसकी फ्रिक्शन को क्या कहते हैं। हमने स्टार्ट पे फर्स्ट रीडिंग में हमने यही पढ़ा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है। तो कहता है कि अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन फ्रिक्शन की वजह से बॉडी मूव नहीं कर रही, तो अगर बॉडी मूव ना करे, फोर्स भी अप्लाई हो रही हो, तो उसकी जो फ्रिक्शन होगी उसको हम कहेंगे स्टैटिक, यानी कि रेस्ट फॉर्म में है उसकी फ्रिक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 5 वाले का, स्टैटिक फ्रिक्शन। नंबर 6, द फोर्स विच प्रोड्यूसेस रेजिस्टेंस, वो फोर्स जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती है इन द मोशन, मोशन में जो मुखालिफत करती है उसको प्रिवेंट करती है या उसको स्लो डाउन करती है। ये हमने पढ़ा था ना, स्लो डाउन कर देती है और उसको प्रिवेंट करती है मोशन से। तो वो कौन सी फोर्स थी, फ्रिक्शन की फोर्स। तो 6 वाले का आंसर क्या होगा, फ्रिक्शन। तो मैं इसको विद आंसर पढ़ने लगा हूँ। द फोर्स विच प्रोड्यूसेस रेजिस्टेंस इन द मोशन इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। 7, इन द सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। इसको हम एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल एन से। तो आपने याद रखना है कि जो फोर्स है उसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन। 8 वाला, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना उसका यूनिट क्या है। तो आपको पता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक रेशियो है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, एक रेशियो होती है। जो रेशियो वाली का और उसके यूनिट्स कट जाते हैं, तो इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट नहीं होता। तो आपने यही बात याद रखनी। 2 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट भी आपको काम आएंगी, कि फोर्स का यूनिट क्या है, जो 7 वाले में आंसर बताया था हमने, न्यूटन। और 8 वाले में आपने देखा कि जो कोएफिशिएंट है ना वो बेसिकली जो कोएफिशिएंट है वो एक रेशियो होती है और रेशियो का कभी यूनिट नहीं होता, वो डायमेंशनलेस होती है। तो इसीलिए हम कह देंगे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो इसको आप समझ लो, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अपनी बुक सामने ओपन की हुई हैं, तो अगर आपको इधर से क्लियर नहीं नज़र आ रहा तो अपनी बुक्स ओपन करो, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 की पहली स्टेटमेंट है, इफ़ फोर्स एफ जो है, जिसको हम अप्लाइड फोर्स भी कहते हैं, ग्रेटर दैन फ्रिक्शनल फोर्स, देयर इज़ नो मोशन एंड द ऑब्जेक्ट रिमेन स्टेटिक। हमने पढ़ा था कि अगर अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है तो बॉडी मूव करेगा। तो इसने कहा है कि देयर इज़ नो मोशन, तो इसीलिए पहला क्या हो जाएगा, क्रॉस। पहला क्या हो जाएगा, क्रॉस। नंबर 2, द विस्कोसिटी ऑफ ग्रीस इज लो। तो जो ग्रीस है हमने पढ़ा था इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको मूव करवाने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है। तो ग्रीस जो चीज़ जितनी थिक हो उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो इसने ये स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग है, तो इसलिए सेकंड वाले का भी क्या होगा, क्रॉस। थर्ड वाला पढ़ते हैं। कहता है ट्राइंग टू स्लाइड ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट ईच अदर, ट्राइंग टू स्लाइड ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट ईच अदर रिक्वायर्स फॉर्मिंग ऑफ एडहेसिव बॉन्ड्स। कहता है किसी चीज़ को ट्राई करना अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के साथ, तो हमें एडहेसिव बॉन्ड की ज़रूरत होती है। नहीं, एडहेसिव बॉन्ड तो उसको मूव ही नहीं करने देते। तो कहते हैं हमें स्लाइड कराने के लिए कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो हमें एडहेसिव बॉन्ड की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एडहेसिव बॉन्ड तो उसकी मोशन को अपोज करते हैं। तो इसलिए 3 वाला भी क्रॉस है। 4 वाला, सरफेस रफनेस इज़ अ फैक्टर ऑफ फ्रिक्शन। तो जी हमने पढ़ा था कि जो सरफेस रफनेस है वो फ्रिक्शन उस कॉज नहीं है फ्रिक्शन का, बल्कि उसका एक फैक्टर है। तो इसलिए 4 वाला क्या है, टिक। 5 वाला, व्हेन वन और मोर ऑफ द मटेरियल्स आर रिलेटिवली सॉफ्ट। जो हमने पढ़ा था, कहता है कि जब एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है ऑब्जेक्ट, एक सॉफ्ट होगा, मच ऑफ द रेजिस्टेंस टू मूवमेंट इज़ कास्ड बाय डिफॉर्मेशन। तो 5 वाला ट्रू होगा, क्योंकि जब एक सॉफ्ट होगा उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसमें सिंक हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो डेफिनेटली हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी सॉफ्ट जो है ना मटेरियल की। तो ये 5 वाले का ट्रू है। 6 वाला, वी कैन वॉक विदाउट फ्रिक्शन।
बिटवीन आवर शूज़ एंड द ग्राउंड। कहता है अगर फ्रिक्शन नहीं है तो क्या हम वॉक कर सकते हैं? नो, हम वॉक नहीं कर सकते। नंबर 7, इफ़ द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज़ ग्रेटर, अगर विस्कोसिटी फ्लूइड की बहुत ज़्यादा है, जैसा कि ग्रीस, हनी, देयर में बी नो मूवमेंट ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन, तो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से मूवमेंट नहीं होगी। तो ये भी ठीक उसने कहा है कि जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उतनी उसके लिए मूवमेंट, स्टैटिक फ्रिक्शन उसकी और ज़्यादा हो जाएगी। 8 वाला, इन रोलिंग फ्रिक्शन द टू बॉडीज टच ईच अदर एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। तो ये 8 वाला ट्रू है, क्योंकि जो व्हील है उसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है सिर्फ वही कॉन्टैक्ट में होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है ना रोलिंग फ्रिक्शन में बॉडी का सिर्फ एक पॉइंट ही टच हो रहा होता है दूसरी सरफेस को, इसलिए तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है। 9 वाला, अ नेल, जो हम कील दीवार पर लगाते हैं वो स्टे करता है इन द वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन। जी बिल्कुल, फ्रिक्शन की वजह से ही वो स्टे करता है। नेक्स्ट हम अपने को आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है टिक द करेक्ट ऑप्शन। उसमें देख लो जो आपने स्टेटमेंट पढ़ी होंगी सारी उसी में से हैं, कोई भी रीडिंग से बाहर नहीं आई। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन बाय यूजिंग, तो आपने पढ़ा हुआ है कि आप किस चीज़ को यूज़ करके स्लाइडिंग को रोलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। पुली गलत, बॉल बेरिंग जी, इसका बी ऑप्शन है कि बॉल बेरिंग को हम यूज़ करते हैं, जिसको रूलर आप कहते हो, व्हील्स भी कह सकते हो। बॉल बेरिंग यूज़ करके हम स्लाइडिंग को रोलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले वाले का क्या आंसर आ गया इसका? बी। सेकेंड वाला, हाउ मैनी टाइम्स रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो जो हमने पढ़ा था कि रोलिंग फ्रिक्शन कितनी कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से? 100 टाइम्स है। अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन 100 टाइम्स ज़्यादा है तो रोलिंग फ्रिक्शन 100 टाइम कम ही होगी ना। तो सेकंड वाले का है सी आंसर, 100। नंबर 3, द एनर्जी लॉस्ट बाय फ्रिक्शन अपीयर्स इन द फॉर्म। तो आपने पढ़ा था कि जो एनर्जी लॉस होती है वो किस फॉर्म में होती है? वो तीनों तरह से होती है। हीट में भी, मतलब हीट की फॉर्म में भी वो अपीयर होती है, लाइट भी और साउंड भी। मतलब आप देख लो कि जो जैसा कि जब दो चीज़ें एक दूसरे के साथ स्लाइड करती हैं तो हमें एक साउंड भी क्रिएट होती है। ठीक है, और अक्सर कभी कभी जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पे स्लाइड करती है तो लाइट भी थोड़ी सी प्रोड्यूस होती है। और आपको पता है हीट तो आपने पढ़ा हुआ है। तो इसलिए 3 वाले का आपने डी लगाना है कि तीनों ऑप्शंस ठीक हैं कि जो एनर्जी लॉस होती है फ्रिक्शन से वो तीनों तरह की फॉर्म से अपीयर हो सकती है। तो इसका डी वाला आंसर है, तीनों ऑप्शंस हैं इसके। ठीक है, थर्ड वाले के। 4 वाला, यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट, अभी आपको बताया कि कोएफिशिएंट एक रेशियो है तो रेशियो का यूनिट नहीं हुआ करता, इसलिए 4 वाले का डी है। फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन, तो आपको बताया था रेस्ट फॉर्म में जो फ्रिक्शन होती है उसको स्टैटिक कहते हैं, और मोशन की वजह से जो फ्रिक्शन होती है उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन ड्यूरिंग मोशन, उसको काइनेटिक कहते हैं। तो इसका क्या कौन सा आंसर है? सी आंसर है। 5 वाले का क्या हो गया? सी। 6 वाला, द फ्रिक्शन जस्ट बिफोर द मोशन ऑफ द बॉडी, कहता है कि मोशन करने उससे द फ्रिक्शन बिफोर द मोशन से पहले जो फोर्स होगी, द फ्रिक्शन जस्ट बिफोर मोशन ऑफ द बॉडी, कि उससे पहले जो फ्रिक्शन होगी वो कौन सी फ्रिक्शन होगी? वो होगी स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या आ जाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। 6 वाले का इधर ए लगा हुआ है लेकिन इसका बी ऑप्शन है, ये मिस्टेक है, ये मैं आपको ठीक करवा देता हूँ अभी। तो 6 वाले का क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन, बी। 7 वाला, फ्रिक्शन इज़ डैश, फ्रिक्शन हमारे लिए क्या है? इसका हमेशा फ़ायदा भी है और इसका ये यूज़लेस भी है। ठीक है, मतलब इसका हमें नुकसान भी है और इसका फ़ायदा भी है, इसलिए इसका सी लगाएंगे। लास्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, कौन सा ट्रू है इनमें? तो इसका सी वाला ट्रू है। सी वाला देखो, रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है? कम होती है। तो ये दो आपके इधर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं 6 और 6, 7, 8 वाले में। जो 6 वाला है उसका कौन सा था? स्टैटिक फ्रिक्शन, बी। 6 वाले का क्या है? बी। और 7, 8 वाले का क्या है? दोनों के ऑप्शंस सी हैं। ये मैं आपको दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो स्टेटमेंट आप, अगर आपकी बुक ओपन है तो वहाँ से देख सकते हो। जो 6 वाला है, फ्रिक्शन जस्ट बिफोर द मोशन ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और 7 वाला है, फ्रिक्शन इज़ डैश, तो फ्रिक्शन का हमें फ़ायदा भी है और इसका नुकसान भी है, तो इसलिए हम इसको सी लगाएंगे। और 8 वाले में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, कौन सा ट्रू है? तो हम सी वाला लगाएंगे। दोबारा सुन लो लास्ट टाइम, जो 6 वाला है उसका ऑप्शन बी है, और जो 7 और 8 वाले हैं उसका ऑप्शन सी है दोनों का। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। कल इंशाल्लाह हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे।